नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। आप सभी लोगों का सबसे पहले तो स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आप लोग पूरे इस विश्व भर में, इस पूरे इस ब्रह्मांड में, पृथ्वी में, दुनिया में किसी भी स्थान से मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे ना दोस्तों, वो आप लोगों का है स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल्ड में समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग कहीं से भी सुन रहे हो पूरे दुनिया में, आप सभी लोगों का सबसे पहले तो इस वीडियो में आने के लिए सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं दोस्तों, स्टॉक मार्केट आज के समय पर एक ऐसा टॉपिक बन गया है जिसका लोगों को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट है क्या? ऐसे कोई जैसे हमारे एरिया में जो मार्केटें हैं क्या वैसा ही कुछ है? नहीं, स्टॉक मार्केट एक अलग टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और स्टॉक मार्केट के बारे में ही तो ये पूरा वीडियो आपके लिए लाया गया है। आपको बता दूं दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे वर्क करता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, और कैसे स्टॉक के अंदर आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करके जो है अपना जो है शेयर वगैरह ले सकते हैं, कैसे जो है आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। स्टॉक मार्केट की फंक्शनैलिटीज़ क्या है, कैसे वो वर्क करता है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हम बात करेंगे। थोड़ा हम नीचे चलते हैं, इसके अंदर आप देखोगे स्टॉक मार्केट बेसिकली कैसे शुरू हुआ उसको जानेंगे, स्टॉक मार्केट कितना जरूरी है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स को समझेंगे, डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट समझेंगे, इससे जुड़े हुए जो भी रहेंगे। इसके अलावा टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कितने तरह की होती है वो भी हम समझ लेंगे, टैक्सेशन, बाकी सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में समझेंगे। यानी करीबन करीबन आप देख रहे होगे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कंटेंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, ये सारी इस वीडियो में डिस्कस होंगी। आप देख रहे हो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, विकीपीडिया वेबसाइट का स्क्रीन खुला हुआ है, और विकीपीडिया वेबसाइट पर एक टॉपिक हमने खोला है स्टॉक मार्केट के बारे में, डिटेल्ड में सारा कुछ खोला हुआ है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्टॉक मार्केट टॉपिक लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। शेयर मार्केट कह लो या इक्विटी मार्केट कह लो या स्टॉक मार्केट कह लो, लोग आज के समय पे इस टॉपिक को जानना चाहते हैं। ठीक है, इसी वजह से मैंने कहा कि लोगों को बता दूं स्टॉक मार्केट के बारे में, जितना भी कुछ हो सकेगा इस वीडियो में डिस्कशन होगा। स्टॉक मार्केट से काफ़ी लोग तो मतलब ऐसे हैं कि वो ज़मीन से आसमान पे पहुंच गए, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो स्टॉक मार्केट के चलते डूब भी गए। ठीक है, ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको उसको सही से समझते हैं ना, अगर आप लोग उसको गहराई से समझते हैं, एडवांस तक जाके समझते हैं, तो स्टॉक मार्केट जिसको अच्छे से समझ आता है तो वो उसकी ग्रोथ तो कंफर्म पक्का ही है उस फील्ड के अंदर। लेकिन स्टॉक मार्केट समझना काफ़ी लोगों के लिए ज़रूरी है, तो मैंने कहा एक टॉपिक इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर लोगों को बताया जाए थोड़ा सा। देखिए, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्ट जो डेटा, ये सारी डिटेल आपको दिख रही है, ये विकीपीडिया वेबसाइट की है। विकीपीडिया जो है एक फ्री एनसाइक्लोपीडिया है, बेसिकली फ्री है लोगों के लिए। ये एक वेबसाइट है बेसिकली विकीपीडिया नाम की। जैसे आप दुनिया भर की और वेबसाइट देखते हो, चाहे इंटरनेट पे आप किसी वेबसाइट को देखोगे, आप डायरेक्ट विजिट कर पाते हो वेबसाइट को। गूगल क्रोम का खुद का वेबसाइट आप देख पाते हो। इसके अलावा किसी भी इंटरनेट पे आप गए और वहाँ पे आपने कुछ भी सर्च किया, तो उस वेबसाइट पे आप जाते हो, तो वो बेसिकली किसी ना किसी की वेबसाइट तो होती ही है। जैसे सपोज Amazon.com हो गया या Apple.com हो गया, ये सब वेबसाइटें हैं आप लोगों की, आपको पता ही है। तो उसी तरीके से आपका ये विकीपीडिया नाम का एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट दोस्तों बेसिकली एक फ्री एनसाइक्लोपीडिया है। मतलब ये है कि इस वेबसाइट पर लोग कोई भी डेटा को डाल सकते हैं, चाहे किसी की बायोग्राफी डालनी हो, किसी भी टॉपिक के बारे में आप लोग डिटेल्ड में ये विकीपीडिया नाम की वेबसाइट पर डाल सकते हैं। और ये हर किसी के लिए एसेसिबल होता है। पूरे दुनिया में आप किसी भी जगह पे हो, आप इस वेबसाइट पर जाके किसी भी टॉपिक पर कोई भी जानकारी आप जानते हैं तो डिटेल में डाल सकते हैं। तो कितनी अच्छी वेबसाइट है दोस्तों। और मैंने कहा लोगों को बताया कि भाई विकीपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को पता लगती हैं, स्पेशली किसी भी टॉपिक के बारे में उनको जानना हो, बॉटम टू टॉप जानना हो, 0 to 100 जानना हो विकीपीडिया वेबसाइट से उनको पता लग जाता है। इसीलिए विकीपीडिया वेबसाइट पर
ज़रूर जाए और विकीपीडिया वेबसाइट से आप किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छे से चीज़ें जान सकते हैं, अच्छे से डिटेल्ड में जान सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग कोई नई खुद से भी कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर एडअप कर सकते हैं। खुद से भी विकीपीडिया वेबसाइट पर नए टॉपिक्स के बारे में जो भी आप जानते हो वो आप डाल सकते हैं। तो वही उसी के अनुसार बताऊंगा। विकीपीडिया पे जो डिटेल्स होती है मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि वो एक्यूरेट होती हैं और करेक्ट होती हैं। इसीलिए मैंने बोला कि विकीपीडिया से ही आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगा। इस चीज़ ये आर्टिकल है बेसिकली आप लोगों का, इसको पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। हम स्टॉक मार्केट के बारे में सारा कुछ समझेंगे। तो अगर आप लोग किसी भी जगह से हो दुनिया भर में, स्टॉक मार्केट आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ऑल दो ये जो डेटा है सारा, ये सारा कुछ विकीपीडिया का है, मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। एक चीज़ और आपको इसके अंदर सेकेंडरी एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि ये डिटेल जरूर लोगों तक पहुंचाना, शेयर वगैरह करना, सब्सक्राइब लाइक कमेंट वगैरह भी करना अगर कोई भी डाउट आपको लग जाए बाद में, ठीक है। अब दूसरा इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ ये भी बता दूं कि जो स्टॉक मार्केट टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता है, लेकिन लोगों को जब समझ आता है तो उनको ये भी इनको पता लगता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो सीख जाएँ तो उनको एक इन्वेस्टमेंट, एक सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना आ जाता है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद कैसे उनको एक अच्छा जो है आउटपुट निकालना है, बेनिफिट निकालना है, वो भी वो लोग समझ जाते हैं। तो वीडियो तो हमारा खास है ही। अब लोग कहेंगे कि अभी देखिए, मैं इस स्टॉक मार्केट टॉपिक वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब कि पूरे दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्टॉक मार्केट, इसीलिए मैं इसको डिस्कशन यहाँ पर कर रहा हूँ। और खासकर ये भी है कि मैं इस वीडियो में तो सिर्फ हिंदी में डिस्कशन करूँगा। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिसको इंग्लिश में समझना है या दूसरे किसी लैंग्वेज में समझना है, तो वीडियो के राइट साइड में आप नीचे को जाते हो, राइट बॉटम साइड में आप जाओगे, यानी कि इधर कहीं कहीं ना कहीं स्क्रीन पर इस साइड में, मतलब कि राइट में बॉटम में, मतलब सीधे हाथ की तरफ नीचे में जाओगे तो आपको यहाँ पर डबल सी करके एक बॉक्स मिलेगा, उस पर टिक कर लेना। यहाँ पर आपको डबल सी करके ऐसे मिल जाएगा बॉक्स, उसको टिक कर लेना। आपको कैप्शन नाम की एक चीज़ ऑप्शन ओपन हो जाएगी, उसके अंदर आप लैंग्वेज चूज करके अपनी लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं यही सारी बातों को। रिटर्न में यहाँ पर लिखा आ जाता है सारा कुछ, इधर बीच में लिखा आ रहा होगा तो उससे आप समझ पाएंगे। तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि स्टॉक मार्केट टॉपिक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और ये बेसिकली होता है क्या है दोस्तों, कंपनियों के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं और उससे वो लोग अपने शेयर वगैरह खरीदते हैं। मतलब ये है, मतलब दुनिया भर की कंपनियां चल रही हैं, आपको पता है पूरे विश्व भर में अलग अलग कंपनी चल रही हैं, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। लेकिन वो कंपनियां जो है कुछ प्रॉफिट में भी चल रही हैं, कुछ लॉस में चल रही हैं। कुछ का ऐसा होता है कि वो आज प्रॉफिट में, कल को लॉस में जा रही है, कल प्रॉफिट में गई, परसों प्रॉफिट में गई, अगले दिन वो लॉस में चली गई, 4 दिन उनका प्रॉफिट चला और अगले कुछ दिन में देखा गया कि फिर वो लॉस में चली गई। तो ये सब हो कैसे रहा है, मतलब आप कहोगे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वर्ल्ड लेवल पर एक अच्छा नाम रखती हैं दुनिया में, तो वो कैसे एकदम से नीचे चली जा रही हैं, कैसे ऊपर जा रही है, मतलब कि उनकी ग्रोथ कैसे कम हो जा रही है। बेसिकली उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब उनका मार्केट कैसे गिर जाता है, कैसे उठ जाता है, ये सब चीज़ें, ये सब किस पर डिपेंड करती हैं। तो खासकर इसमें स्टॉक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब के बीच में। आपको बता दूं, जो भी लोग इधर इन्वेस्ट करते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपका जो है इन्वेस्टमेंट में हमेशा पैसा जो है वो डूबने वाला हो, कि आपको इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा ना मिले, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा होता है कि भाई मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि लोगों को फ़ायदे ही होते हैं स्टॉक मार्केट से, और नुकसान भी देखा जाता है लोगों द्वारा। अब लोगों को इसी बात को समझना होता है कि हमें स्टॉक मार्केट के अंदर किस कंपनी में जो है इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, और करना भी है तो कितने रुपए तक करना है, कितने परसेंटेज तक करना है, इसको भी थोड़ा ध्यान में देखते हुए करना होता है। ऊपर से स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर कंपनियों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है उनका मार्केटिंग, कि भाई कोई भी कंपनी जो है वो पूरे दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देशों में जाकर वो किस तरीके की मार्केटिंग कर रही है। बेसिकली वो जितना ज़्यादा अपनी कंपनी की मार्केटिंग और बाकी चीज़ों पर फोकस करेगी तो ऑलमोस्ट चांसेस यही होंगे कि उसके शेयर बढ़ेंगे और उस कंपनी के जो है ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये ग्राफ हमेशा सेम नहीं रहता, आज कुछ और होगा, कल कुछ और होगा। तो ये डेली बेस में भी बदलता रहता है। डेली क्या, मैं तो ये कहूँगा हर मिनट पे, हर नैनो सेकंड पर, हर छोटे से छोटे सेकंड पर यही जो है इसका ग्राफ बदलता रहता है। यानी कि अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कि अगले 4 सेकंड बाद किसी का शेयर का एकदम से जो है मतलब गिर जाएगा बेसिकली और एकदम से बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं।
ये चीज़ स्टॉक मार्केट के शेयर को निकालने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर उसके लिए डिपेंड करते हैं, क्योंकि एक कंपनी कोई भी वर्ल्ड वाइड चल रही होती है पूरी दुनिया में, उसके अलग अलग उद्योग चल रहे होते हैं, अलग अलग ऑफिसेज चल रहे होते हैं जगह जगह पूरे देश में दूसरे देशों में। तो उसको उसकी ग्रोथ के लिए ये शेयर का जो प्राइस होता है उसके अंदर जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कब वो बढ़ेगा कब घटेगा। तो उसी को लेकर स्टॉक मार्केट का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना। आपको भी पता है कि भाई अगर मैं दुनिया भर की कंपनियों की बात करूं तो आप अगर देखेंगे तो टोटल अगर मैं बात करूं तो ये करोड़ों की संख्या में है। करोड्स करोड्स में है कंपनियां पूरे देश, अगर मैं बात करूं पूरे विश्व की, मैं अगर पूरे वर्ल्ड की कंपनियों की बात करूं तो पूरे विश्व में जितनी भी कंपनियां हैं वो लगभग करोड़ों में है। मैं अगर एक अप्रॉक्स आइडिया भी आपको एक बार क्लियर कर देता हूं कितनी है, आपको बता देता हूं एक बार। देखिए मैं आपको भी बता देता हूँ, इसके बारे में भी बता देता हूँ। देखो भाई, टोटली अगर मैं आपको बताऊँ ना यहाँ पर, देखिए मेरे को अभी पता लगा है कि यहाँ पर आपकी जो है 334 मिलियन कंपनियां हैं पूरे विश्व भर में, पूरे दुनिया में इतनी कंपनियां। अब ये कितनी हो जाती है मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। यानी अगर हम इसको मान लेना तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसको मान लेते हैं 340 मिलियन मान लेते हैं, तो करीब करीब आप देख सकते हो कि 340 यहाँ पर मिलियन हो जाता है ये। आपको भी पता है भाई कि 1 मिलियन मतलब कितना हो गया, 10 लाख हो गया। 10 मिलियन मतलब कितना हो गया, 10 मिलियन मतलब हो जाता है 1 CR, ठीक है जी, 1 करोड़। तो इसी तरीके से आप देखोगे तो 340 मिलियन मतलब करीब करीब 34 करोड़ कंपनी है। देखिए मैंने बोला था करोड़ में ही नंबर है, आप देख सकते हो टोटल कंपनियां अगर पूरे वर्ल्ड वाइड, ये वो कंपनियां जो लिस्टेड है, जिसकी लिस्ट और जिसकी जानकारियां जो है पब्लिकली अवेलेबल है, डेटा है इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट्स के पास भी इसके डेटा है कि भाई लिस्टेड कंपनी कितनी है पूरे दुनिया भर में। वो इस हिसाब से आप देखोगे तो 34 करोड़ के करीब कंपनियां पूरे दुनिया भर में अभी करेंटली ऑपरेट कर रही हैं, चल रही हैं। 34 करोड़ कंपनियां हैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो पूरे विश्व में जितने भी देश हैं अगर बात करें तो 195 प्लस जो आपके कंट्री हैं, 195 जो कंट्रियां हैं पूरे दुनिया भर में, उन सबका मिला लें तो करीबन 340 मिलियन के करीब कंपनी है। आप देख सकते हैं करीब करीब 34 करोड़ कंपनियां टोटल दुनिया भर में चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं अब ये 34 करोड़ कंपनियों के खुद के शेयर होंगे, खुद ये लोग इसमें रजिस्टर्ड होंगे, ये रजिस्टर्ड कंपनियां होंगी सारी, और ये सब स्टॉक मार्केट के जरिए अपने शेयर को बेचते होंगे, खरीदते होंगे, ये सब करते होंगे। और ऐसा नहीं है कि जिनकी ये कंपनी होती है, कंपनी वाले भी दूसरे कंपनियों के शेयर वगैरह खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। तो समझिए, तो ये 34 करोड़ तो ये कंपनियां वो हैं जो अपने खुद के शेयर भी बेच रही होंगी और दूसरे कंपनियों के शेयर को भी खरीद रही होंगी। तो समझ रहे हैं मतलब कि शेयर मार्केट करोड़ों की संख्याओं के बीच में हो रहा होता है, इतनी सारी कंपनियों के बीच में। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है शेयर मार्केट के जरिए अपना शेयर जो है वो बेच रही होती हैं, खरीद रही होती हैं एक दूसरे से, इस तरीके का चल रहा होता है। ठीक है, अब मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट के बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, डबल सी को यहाँ पर ऑन कर लेना, ये वीडियो के नीचे आ रहा होगा, और इसको ऑन करते ही आपको साइड में एक लिस्ट दिख जाएगी, उस लिस्ट के अंदर अपने मर्जी की लैंग्वेज को चूज करके ये सारी बातें आप लोग अपनी लैंग्वेज में यहाँ से समझ सकते हैं। अगर कैप्शन का ऑप्शन ना आए तो कमेंट में जरूर बताना, फिर हम देखेंगे क्यों नहीं आ रहा आपके आपके विंडो में कैप्शन का ऑप्शन। आपके डिस्प्ले में अगर कैप्शन का ऑप्शन ना आए तो वो भी आप कमेंट में बताना, तो फिर हम उसके लिए अलग से फिर देखेंगे कि भाई कैप्शन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा आपके डिस्प्ले पर, फिर हम उसकी सेटिंग चेंज कर देंगे। अभी आप इतना समझिए कि आप लोगों को हिंदी में ना समझ आए तो कैप्शन ऑन करके अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, यही बातें रिटर्न में आएंगी, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये फाइल मैंने प्रोवाइड कराया है, और मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, विकीपीडिया एक ऐसा वेबसाइट है दोस्तों, वो काफ़ी सारे टॉपिक, आप कितने मर्जी टॉपिक के ऊपर सर्च मारो, जो भी चीज़ें ढूंढोगे वो सारी मिल जाएंगी विकीपीडिया पे। आप किसी की भी हिस्ट्री जान सकते हो, ज्योग्राफी जान सकते हो, ठीक है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड जान सकते हो, किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल्ड में जान सकते हो, किसी भी टॉपिक के बारे में कोई चीज़ आपको ऐड करनी है तो आप डायरेक्ट विकीपीडिया के वेबसाइट पे अपना एक रजिस्ट्रेशन आईडी बनाकर, अपना एक अकाउंट प्रोफाइल बनाकर वहाँ पर अपनी डिटेल्स खुद से भी डाल सकते हैं। तो विकीपीडिया लोगों के लिए काफ़ी एक वन वे डायरेक्टेड और एक ओपन गेटवे है, बेसिकली एक ओपन सोर्स वेबसाइट है जहाँ पर लोग जाकर फ्रीली कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि
99% ऐसे चांस होते हैं कि आप लोग अगर 100 टॉपिक के बारे में भी ढूंढोगे तो विकिपीडिया की तरफ से आपको 99% टॉपिक्स पर हर चीज़ मिल ही जाएंगी। हो सकता है 1-2% ऐसे टॉपिक हो जिसके ऊपर विकिपीडिया पे लोगों ने खुद ही अभी तक कुछ ना डाला हो, तो इस वजह से आपको ना मिले, ठीक है। तो बाकी इनका सर्विस काफ़ी अच्छा है, मतलब फ्रीली है लोगों के लिए, और वेबसाइट पर है, तो इसको जरूर देखें, जरूर विजिट करें। इस वीडियो में तो मैं आपके साथ इसके स्टॉक मार्केट के बारे में सारे पॉइंट कवर करने वाला हूँ। आपको बता दूं दोस्तों, वैसे तो ये टॉपिक बहुत डिटेल्ड है, क्योंकि स्टॉक मार्केट समझना एक वीडियो में इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक कंपनी के लिए अलग अलग ग्राफ बनते हैं, अलग अलग तरीके के उसमें जो है स्केल होते हैं, समझने के लिए अलग अलग पॉइंट होते हैं स्टॉक मार्केट को डिटेल्ड में समझने के लिए। फिर भी आपको बार बार से बताया जाएगा कि क्या है स्टॉक मार्केट, जिससे कि इस वीडियो में वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप लोगों को क्लियर हो सके, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत, हम चल रहे हैं आगे स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा जानने इस वीडियो के अंदर। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो स्टॉक मार्केट टॉपिक है। व्यू सोर्स मतलब कि भाई ये डिटेल कहाँ से ली गई आप वो भी जान सकते हैं, व्यू हिस्ट्री जान सकते हैं इसकी, और ये सब चीज़ें हैं। देखिए इस वेबसाइट पे एक चीज़ और है, आप किसी भी टॉपिक के बारे में जब भी देख रहे होते हैं तो इस वेबसाइट पे आपको एक चीज़ ये दिखती है, जब भी ये किसी भी टॉपिक के बारे में बता रहे होंगे तो टॉपिक को इन्होंने वो जो है क्लिकेबल बना रखा है, मतलब ब्लू कलर से इन्होंने क्लिकेबल बना रखा है कि उसको क्लिक करके आप देख सकते हो। और इस वेबसाइट पे एक और खास बात ये भी है कि आप किसी भी टॉपिक के पास बस ऐसे अपना स्क्रॉल, अपना जो आइकन है बेसिकली जो आपका एरो होता है, जो कर्सर होता है ना आपके स्क्रीन पर, उसको जब भी ले जाते हैं उस लिखे हुए वर्ड पर, तो वो डायरेक्ट आपको दिखाने लगता है कि वो क्या चीज़ है, उसके बारे में डायरेक्ट आपको बताने लगता है और उसकी फ़ोटो तक दिखाने लग जाता है। देखिए तो ये कितना अच्छा, और उसके बाद आप क्लिक करके भी उसके बारे में डिटेल्ड में जान सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें इन्होंने अपने वेबसाइट पे बना रखी है, मतलब कि एक तो इन्होंने डिटेल्स भी दी और डिटेल के अंदर सब डिटेल कर दी है, मतलब डिटेल के अंदर सब डिटेल, फिर उसके अंदर सब डिटेल और उसके अंदर भी सब डिटेल, इस तरीके से डिटेल टू डिटेल इन्होंने पूरे वेबसाइट पे बनाया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है आपके लिए, मतलब वेबसाइट पर ही आप देखोगे किसी भी टॉपिक के बारे में आप जान रहे हो और आप किसी भी टॉपिक के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हो और आपको पढ़ते में लगता है कि मेरे को इस वर्ड का नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है या इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो उसको सिंपल आप देखोगे, अगर वो क्लिकेबल है, मतलब वो अगर लिंकेबल है, मतलब उस पर अगर दूसरे वर्डों के कंपैरिजन में उस पर ऐसा लिंक बना आ रहा है जिसको आप क्लिक करके देख पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके बारे में जान सकते हो। फिर उसको क्लिक करें, पूरा उसके बारे में वहाँ से जान सकते हैं। इसके अलावा ये लोग यहाँ पर फोटो वगैरह भी इन्होंने डाला हुआ है उस वर्डों का, उसके बारे में कि वो चीज़ है क्या, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है लोगों के लिए वेबसाइट पर। अब ये चीज़ क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है किसी विकिपीडिया का, सिंपल सी बात है, ये वेबसाइट सही है लोगों के लिए, काफ़ी अच्छी जानकारी इस वेबसाइट पे दी गई है, काफ़ी कुछ ऐसा है जो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस ही वजह से मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं और ये आपके पूरे स्क्रीन पर भी चल रहे हैं और आप यहाँ से समझ सकते हैं। ना समझ आए, कोई ऐसा पॉइंट हो जाए जो आपको लगता है डाउट वाला, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए रहेगा, ठीक है जी। आप यहाँ से मार्केट्स को समझ सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इसके अंदर आपके स्टॉक मार्केट में, कॉरपोरेट क्या होता है इसके अंदर, पर्सनल और पब्लिक, बैंकिंग, रेगुलेशन, फाइनेंशियल लॉ क्या है, इसको इससे जुड़े हुए स्टॉक, देखिए स्टॉक मार्केट ऐसे अंधाधुंध नहीं चलता, वो भी रूल से ही चलता है, रूल्स रेगुलेशन उस पर लगते हैं। इसके आगे चलूँगा अगर थोड़ा सा आप देखेंगे, और इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या रही है इसकी स्टॉक मार्केट की, वो भी आप जान सकते हैं। ये सारे क्लिकेबल है, आप क्लिक करके खुद सारा कुछ जान सकते हैं। यहाँ से सब कुछ लोगों के लिए जानने के लिए इन्होंने छोड़ा हुआ है कि जिसको जो जानना है जान लो यहाँ से। फिर भी आप नहीं जान रहे तो ये आपकी गलती है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। स्टॉक मार्केट, अगर हम बात करें, एक स्टॉक मार्केट हो या इक्विटी मार्केट हो, इक्विटी मतलब क्या होता है, आप देखते होंगे कभी कभार इक्विटी एक कंपनी का ही शेयर होता है बेसिकली। ये शेयर मतलब कि कंपनी में आपका कितना ओनरशिप है, दूसरे किसी का ओनरशिप कितना है, मतलब कोई कंपनी अगर पूरी कंपनी 1 करोड़ की है, पूरी कंपनी की वैल्यू है 1 करोड़ मान के चलते हैं, तो 1 करोड़ में से अगर आप अगर 10% के जो है वहाँ उसमें जो है आपका 10% शेयर है उस कंपनी में, इसका मतलब ये है साफ साफ कि आप 10% उसके मालिक हैं उस कंपनी के, बाकी 90% बाकी लोग होंगे। तो मतलब अगर पूरी कंपनी 1 करोड़ की है तो इसका मतलब आपका जो है उस कंपनी के अंदर 10% ओनरशिप है। मतलब ये हो जाता है कि आपका खुद का जो वो कंपनी में ओनरशिप वाला रुपया है, बेसिकली 10% ओनरशिप, मतलब ये हो जाता है पूरी कंपनी जो है उसकी कीमत, अगर पूरी कंपनी की बात करें वो अगर पूरी 1 करोड़ की है, तो इसका मतलब मान सकते हैं कि आपकी अगर 10% ओनरशिप है, इसका मतलब 10 लाख रुपए आपके
आपके हैं उस कंपनी में, इस तरीके से आप मान सकते हैं। लेकिन इतना भी याद रखिए कि अगर कंपनी धीरे धीरे मान लो फ़ायदे में जाएगी तो फ़ायदा जितना भी होगा, तो जिस दिन भी आप लोग अपना शेयर बांट रहे होंगे कंपनी का, तो उसमें आपका जितना भी शेयर होगा उतना अमाउंट आपका होगा। भले ही कंपनी आगे चल के लॉस में जाती है, तो लॉस में भी आप सिर्फ 10% के ही ओनर होंगे। मतलब समझ रहे हैं, मतलब आज अगर कंपनी, कोई भी कंपनी आज के समय 1 करोड़ की है, ठीक है जी, और अगर वो कंपनी कल को हो जाए, कल को मान लेते हैं वही कंपनी जो है गिर गई, बेसिकली वो कंपनी जो है स्टॉक उसके गिरते गई, वो अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पा रही है अपने आप को, अच्छा जो है अपने आप को नहीं बढ़ा पा रही है, तो बेसिकली मान के चलते हैं वो दुनिया भर में अच्छा काम नहीं कर पा रही है वो कंपनी, और इसके चलते उसके स्टॉक वगैरह गिरेंगे, उसके उसके जो है जो आपके शेयर होंगे वो गिरेंगे। तो बेसिकली जैसे ही उसके स्टॉक गिरने लग जाएंगे, तो इसका मतलब साफ साफ यही हो जाता है, देखिए, ठीक है, मतलब उसके जो शेयर्स होंगे वो गिरने लगेंगे, शेयर्स गिरने लगेंगे, मतलब कि भाई कंपनी अगर सही नहीं होगी, वो सही से काम नहीं कर रही होगी, किसी भी मान ले कोई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी के प्रोडक्ट शुरू में तो लोगों को अच्छे लगे, बाद में धीरे धीरे उसके बारे में पता लगता गया कि वो कंपनी के प्रोडक्ट ही ख़राब है, तो इसका मतलब ये होगा कि लोग उसको यूज़ करना बंद करेंगे। अगर उनके प्रोडक्ट से किसी को नुकसान हो रहा होगा तो वो बंद करेंगे, नकली होंगे तो वो बंद करेंगे यूज़ करना। तो कुल मिला के इससे क्या होगा, इससे कंपनी की वैल्यू गिरेगी, कंपनी गिरने लगेगी, तो साफ साफ इसका मतलब यही हो जाता है कि कंपनी जहाँ 1 करोड़, अभी टोटल कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए थे, 1 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी, इस तरीके का उसका ग्रोथ हो गया था, और आगे चल के पता लगा कि कंपनी तो बिल्कुल फेक निकली, कंपनी ने सारा कुछ एक नकली तरीके से किया, या फिर कंपनी ने उस तरीके का नहीं दिया परफॉर्मेंस जैसा कि लग रहा था लोगों को। मान के चलते हैं कि कोई भी कंपनी हो सकती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर वो कंपनी धीरे धीरे गिरने लगेगी, तो आप देखोगे कि वो कंपनी अब 50 लाख की हो गई, मतलब वो कंपनी की कीमत कम होती रहेगी, ठीक है। तो मान लेते हो कंपनी 50 लाख की हो गई, तो अब मान लीजिए आप तो 10% शेयर लेके कंपनी में थे, और 10% की ओनरशिप आपके पास थी, तो कुल मिलाकर ये अगर कंपनी कल को 1 करोड़ की थी और आज अगर 50 लाख की हो जाती है, तो उस 50 लाख के में से आप अगर 10% के ओनरशिप हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके उसमें सिर्फ 5 लाख हैं। समझ रहे ये तरीका, तो मतलब अगर कंपनी को नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा, कंपनी का फायदा है तो आपका भी फायदा होगा, अगर आपने स्टॉक मार्केट शेयर उसके लिए है उस कंपनी के, तो जितने भी परसेंट लिए हों। इसीलिए किसी भी कंपनी पर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी लोग करते क्या है, बेसिकली किसी भी शेयर मार्केट के अंदर कोई भी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर नहीं लेता है, बेसिकली रिस्क वाली चीज़ होती है, इसीलिए ये इस वाला ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानते हैं, उसके बाद ही स्टॉक मार्केट के लिए वो लोग परफॉर्म करते हैं, स्टॉक मार्केट के लिए आगे चल के वो अपने रुपयों को डालते हैं। ठीक है, तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमने बार बार से आपको हिंदी में तो सारा बता ही दिया है, थोड़ा आगे चलते हैं। स्टॉक मार्केट हो या इक्विटी मार्केट हो या शेयर मार्केट हो, ये सब एक ही बातें हैं। इज़ द एग्रीगेशन ऑफ बायर, ये एक एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन मतलब कि एग्री होना, सहमत होना बायर और सेलर के बीच में, मतलब कि बेचने और खरीदने वाले के बीच में, ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक के बारे में, ऑल्सो कॉल्ड शेयर्स, हम इसको शेयर भी बोलते हैं। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट सेम ही है, हम एक ही वर्ड को, एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से बोल रहे हैं। विच रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप क्लेम ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस में अगर आप किसी कंपनी की मांग कर लो, किसी चीज़ की मांग कर लो, वो बेसिकली वो बिजनेस की ओनरशिप किसकी कितनी है ये इससे पता लग जाती है। दिस में इंक्लूड सिक्योरिटी, इसके अंदर सिक्योरिटी भी इंक्लूड होता है, दिस में इंक्लूड हो सकता है इसके अंदर सिक्योरिटीज़ भी इंक्लूड सिक्योरिटीज़ लिस्टेड ऑन अ पब्लिक stock exchange, as well as stock that is only traded privately, such as share of private companies that are sold to investor, जो इन्वेस्टर को बेचे गए हैं, ठीक है, थ्रो इक्विटी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, या फिर आपका मान के चले इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली मेड विद एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इन माइंड। ठीक है जी, तो आप तरह तरह के इन तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी कंपनी में और उसके शेयर को ले सकते हैं। ठीक है, इसी को स्टॉक एक्सचेंज वगैरह भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं साइज ऑफ द मार्केट बता देता हूँ सबसे पहले। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल पब्लिक ट्रेडेड स्टॉक्स वर्ल्ड वाइड रोज फ्रॉम, आप देखोगे यूएस, मतलब डॉलर की बात करूंगा तो डॉलर में करीबन 2.5 ट्रिलियन का है ये आपका कब से, ये आप देख सकते हो इन 1980 से, और आज अगर बात करें तो आज ये डॉलर के अंदर 93.7 ट्रिलियन के करीब 2020 तक का ये है। मतलब अगर मैं बात करूं कि शेयर मार्केट के अंदर कितने लोगों का पैसा है,
बेसिकली शेयर मार्केट में जितना भी अमाउंट ऑफ मनी है शेयर मार्केट के अंदर, उसको सारे को अगर हम जोड़ लेना, मतलब कि जितनी भी कंपनियां हैं शेयर मार्केट में, जितनी भी कंपनियां शेयर मार्केट के मदद से अपने शेयर्स को बेचती हैं और खरीदती हैं, मतलब दूसरों के खरीद रही हैं और खुद के बेच रही हैं, ऐसे लोग जो भी शेयर मार्केट में हैं, अगर मैं उन सबका पैसा बनाऊं, अगर टोटल उन सबके मार्केट कैपिटलाइजेशन बताऊं कि टोटल अमाउंट का सम कितना है, तो लगभग लगभग वो 94 ट्रिलियन का है। मतलब कि 94 ट्रिलियन है। जैसे कि आप जानते हो कि मिलियन मतलब 10 लाख, बिलियन मतलब 100 करोड़, इसी तरीके से ट्रिलियन, तो ये भी ट्रिलियन में भी कितना ज़्यादा है आप देख सकते हो, 94 ट्रिलियन तक का जो है ये पूरा स्टॉक मार्केट का कैपिटलाइजेशन है। ये 2020 तक का है। ये 1980 में 2.5 ट्रिलियन ही था। मतलब स्टॉक मार्केट एकदम से इतना बड़ा है, ट्रिलियन वाइज भी आप देखोगे तो लगभग कहाँ ये 2-2.5 पर था और कहाँ ये 100 ट्रिलियन पर पहुंचने पर आ गया है आज 2024 तक। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। अभी मान के चले जैसे मैं बता रहा था स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, दोनों ही तीनों चीज़ें एक ही चीज़ को कह रहे हैं। ये आपको बता दूं दोस्तों, ये जो स्टॉक मार्केट है ना, इसके अंदर आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखेगी, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप क्लिक करके सारा जान सकते हैं यहाँ से। इक्विटी क्राउड फंडिंग क्या होती है, देखिए मैं आपको बता दूं, इक्विटी क्राउड फंडिंग ये होती है, इज द ऑनलाइन ऑफरिंग प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी टू अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड देयर ऑफ इट इज अ part of capital markets because equity crowdfunding involves investment in a commercial enterprise. It is often subject to securities and financial regulation। मतलब क्या है दोस्तों, इक्विटी क्राउड फंडिंग बेसिकली ये है कि इक्विटी दे रहे हैं हम, इक्विटी दे रहे हैं मतलब शेयर दे रहे हैं लोगों को, मतलब कि हिस्सेदारी दे रहे हैं, ओनरशिप दे रहे हैं, लेकिन ये हम क्राउड फंडिंग करवा के, मतलब कि समूहों से, मतलब क्राउड मतलब कि 4-5 लोगों से मिलवा के उनसे हम पैसा लेंगे, क्राउड फंडिंग, और उसके बाद हम उनको शेयर देंगे। ये तो साफ साफ वर्ड से भी क्लियर होता है, लेकिन ये ऑनलाइन हो रहा है। इज द ऑनलाइन ऑफरिंग, ये ऑनलाइन ऑफर करते हैं किस चीज़ में, जैसे आप देखोगे ऑफ प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटीज़ की, प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी के लिए टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि 4 से 5 लोग हो गए, 3-4 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, ये पीपलों का ग्रुप हो गया, लोगों का ग्रुप हो गया। इनको क्या है, हमने ऑफर किया कि प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज़ हमने जो है इसके अंदर ऑनलाइन ऑफर करा हमने प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज़ को। किसको करा, ग्रुप ऑफ पीपल्स को किया कि जिससे फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड देयर फोर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट्स, और ये जो है पार्ट है कैपिटल मार्केट्स का। इसके अलावा बिकॉज इक्विटी क्राउड ट्रेड फंडिंग इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट भी आती है, कैंडिडेट लोग जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इनटू अ कमर्शियल एंटरप्राइज, कमर्शियल एंटरप्राइजेस के अंदर इट इज़ ऑफन सब्जेक्ट टू सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल रेगुलेशन। तो इस तरीके से आप इस पर टिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप डिटेल्ड में भी इसके अंदर जा सकते हो। जैसे मैंने इस पर टिक करा तो आप देखोगे मेरे को फिर डिटेल में सारी चीज़ें बताने लग गए। ये सारा विकीपीडिया नहीं बता रखा है यहाँ पर, आप देखोगे तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई। और देखिए एक एक कंट्री वाइज लोगों ने भी बताया कि उनकी कंट्री में किस तरीके से जो है आपका ये क्राउड फंडिंग होती है, इक्विटी क्राउड फंडिंग कैसे होती है उधर, तो वो भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैं वही बता रहा था आप लोगों को, इस तरीके से एक एक टॉपिक को आप देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकती है, मतलब किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी कंपनी के लिए उसको शेयर खरीदने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए उसके माइंड में क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप लोग खुद से दिमाग ना लगाएं, विकीपीडिया ने पहले ही बता रखा है। देखो क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है वो सब आप देखोगे। तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि काफ़ी जगह देखते हैं विकीपीडिया मोस्ट ऑफ द थिंग्स सही बता रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने ही जाकर सारी डिटेल्स को डाला है, लोगों ने ही वहाँ पर सारा कुछ दिया है। ठीक है जी। साइज ऑफ द मार्केट मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा है आज के समय पर स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, आप समझ चुके हैं। 2016 की बात करूं मैं तो देयर आर 60 स्टॉक एक्सचेंज हुए थे इन द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में। ऑफ दिस उसमें से सिर्फ 16 एक्सचेंज हुए विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 ट्रिलियन के तौर पर या फिर उससे ज़्यादा में, एंड दे अकाउंट फॉर 87% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अपार्ट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज दीज 16 एक्सचेंजेस आर ऑल इन नॉर्थ अमेरिका। ये जो 16 देख मैं आपको बताता हूँ स्टॉक एक्सचेंज हुए थे बेसिकली 2016 के समय पे, ये 60 स्टॉक एक्सचेंज हुए थे आपस में। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज या फिर बोर्स इज एन एक्सचेंज वेयर स्टॉक ब्रोकर एंड ट्रेडर, जहाँ पर मतलब जहाँ पर क्या है, जो स्टॉक ब्रोकर होता है, जो स्टॉक को बेचने वाला होता है, और खासकर ट्रेडर जो खरीद रहा है कैन बाय कर सकता है वो, और सेल कर सकता है सिक्योरिटीज़ को, सच एज शेयर्स ऑफ स्टॉक, बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट्स को वो बेच सकता है, खरीद कर बेच सकता है। मतलब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। स्टॉक एक्सचेंज में ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी, स्टॉक एक्सचेंज एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर द इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ सच सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड मोर। ठीक है, बेसिकली आप देखोगे स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली ये होता है कि किसी भी सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज कह लो या सिक्योरिटी एक्सचेंज कह लो, बेसिकली वो चीज़ होती है, वो एक्सचेंज होता है जहाँ पर स्टॉक ब्रोकर, मतलब जो स्टॉक बेच रहा है, ब्रोकर करवा रहा है, स्टॉक को बिकवाने वाला है, एंड खासकर इसके अंदर ट्रेडर, जो ट्रेडर है जो वो बाय कर सकता है। और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जो खरीदने वाला है ट्रेडर जो है वो बाय कर सकता है और सेल कर सकता है सिक्योरिटीज़ को, सच एज शेयर्स ऑफ स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को और बाकी चीज़ों को। तो ये होता है स्टॉक एक्सचेंज। तो इसी के अंदर आप लोग देखोगे तो 2016 साल जब रही थी तब वहाँ पर मैं आपको बता दूँ 60 स्टॉक एक्सचेंज हुए थे पूरे दुनिया में, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि 16 जो है इसके अंदर एक्सचेंज हुए थे विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 ट्रिलियन या उससे भी ज़्यादा में। और यहाँ पर 87% अकाउंट दे अकाउंट ऑफ 87% ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर। और अपार्ट फ्रॉम द, इसके अलावा आपको बता दूँ ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज की बात करूँ तो उनके, उसके अलावा दीज, इसके अलावा मैं आपको बता दूं 16 एक्सचेंज हुए थे आप लोगों के, आर ऑल इन नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप और एशिया के अंदर हुए थे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बाय कंट्री की बात करूं मैं तो द लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट जो है जनवरी 2024 के हिसाब से जो था वो आर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में था। अबाउट मान के चले 60% का था वहाँ पे। मतलब कि सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट, सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट की बात करें तो 2022 के जनवरी के हिसाब से यूएसए का है। यूएसए का स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, मतलब स्टॉक मार्केट जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे ज़्यादा है। कारण आपको भी पता है कि यूएसए की कंपनियां काफ़ी ज़्यादा हैं, वो पूरे दुनिया भर में जो चल रही हैं, हर देशों में, हर विश्व की हर स्थान पर चल रही हैं, हर दुनिया में, हर पूरे दुनिया में हर जगह पर जो चल रही हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनी किसकी हैं, यूएसए की हैं। आपको पता होगा गूगल कंपनी कहाँ की है, यूएसए की है। गूगल कंपनी का ही खुद का यूट्यूब है। गूगल कंपनी की मेन पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फ़ाबेट है। ठीक है जी, गूगल कंपनी जो है ना दोस्तों, गूगल कंपनी की भी मेन पेरेंट कंपनी है। मतलब एक कंपनी की भी सब कंपनीज होती है। मतलब आप लोगों को तो लगता होगा कि गूगल एक कंपनी है, गूगल जो कंपनी है बेसिकली उसके ऊपर भी 4-5 वो गूगल के अलग अलग और कंपनियां हैं। और इस तरीके से आप देखोगे तो अल्फ़ाबेट कंपनी है, उस कंपनी के अंदर गूगल कंपनी आती है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से बेसिकली ये जो अल्फ़ाबेट कंपनी है ये भी यूएसए की ही है। और आप काफ़ी सारी फूड डिलीवरी कंपनी देखोगे वो भी यूएसए की हैं। काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं दुनिया भर में जो यूएसए की ही हैं ज़्यादातर। तो आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसीलिए तो अब जितनी ज़्यादा कंपनी जिस जगह की होंगी, ऑब्वियस सी बात है कि उसी उसी जगह की कंपनियों का शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादा हिस्सा होगा, या ज़्यादा स्टॉक मार्केट में वही लोग टेकिंग पार्ट कर रहे होंगे, वही अपने शेयर वगैरह बेच खरीद रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है कि यूएसए जो देश है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कंट्री है, वहाँ उस देश का जो है स्टॉक मार्केट जो है आपका सबसे बड़ा है 2022 की जनवरी के हिसाब से। उसके बाद जापान का आता है। जापान देश का 6.2% पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा है। मतलब स्टॉक मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर तो यूएसए आता है, फिर जापान आता है, फिर यूनाइटेड किंगडम आता है। इस तरीके से ये लोग आते हैं। ये 2022 के हिसाब से है। ठीक है, अभी तक किसी ने इसमें अंदर 2024 का डाला नहीं है। जो लोग यहाँ पर डाल देंगे इस साल का भी तो और आपको पता लग जाएगा कि रैंकिंग वाइज कौन बदल रहा है। स्टॉक एक्सचेंज मैं आपको बता देता हूँ, उसके बारे में इन्होंने डिटेल में बताया है कि वो एक ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पर स्टॉक ब्रोकर और ट्रेडर वहाँ पर वो बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं शेयर्स को या इक्विटी स्टॉक को, बॉन्ड्स को, अदर सिक्योरिटीज़ को। मैनी लार्ज कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, हैव देयर स्टॉक्स लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। वो क्या करती हैं, वो हैव देयर, उनके खुद के जो है स्टॉक लिस्ट हो रखे होते हैं एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ठीक है जी, आप देखोगे, आप जाओगे किसी भी आप स्टॉक मार्केट के किसी भी एप्लीकेशन को उठा लो, आपको मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाओ, ऐप स्टोर पर जाओ, काफ़ी सारे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह चल रही होती है। काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और इन्वेस्ट कर कर फिर वो शेयर मार्केट के अंदर अपना शेयर खरीद रहे होते हैं। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर कह रहा था कि वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि बड़ी बड़ी कंपनी करती क्या है कि उन्होंने ना, उनके खुद के पहले से ही लिस्टेड होते हैं, स्टॉक लिस्टेड होते हैं उनके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। दिस मेक द स्टॉक, इसी यही बनाता है कि स्टॉक को मोर लिक्विड एंड दस मोर अट्रैक्टिव टू मैनी इन्वेस्टर। और यही चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, उसको खींचती हैं अपनी तरफ कि वो हमारी कंपनी पर पैसा डाले अपने हमारे शेयर्स को खरीदने के लिए, क्योंकि उन्होंने
क्योंकि उन्होंने पहले ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये चीज़ कर रखी होती है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उन्होंने पहले ही अपने बड़ी बड़ी कंपनियां करती क्या है ना, अपने खुद ही के स्टॉक जो है वो लिस्टेड कर देती हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिसके अंदर बड़े लोग इन्वेस्टर के तौर पर जाएं और वहां पर उसके शेयर खरीद लें। द एक्सचेंज में ऑल्सो एक्ट एज गारंटर ऑफ सेटलमेंट। जो एक्सचेंज होता है वो मे ऑल्सो एक्ट, इस तरीके से आप मान सकते हो, एज अ गारंटर ऑफ सेटलमेंट दीज एंड अदर स्टॉक्स। जो ये और बाकी जितने भी स्टॉक हैं मे ऑल्सो बी ट्रेडेड ओवर द काउंटर, यानी कि OTC। और इसी के अलावा दैट इज थ्रो थ्रो अ डीलर। Some large company will have their stock listed on more than one exchange in different countries, so as to attract international investor। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, सम लार्ज कंपनीज ऐसी भी होती है इसके अंदर जो कि क्या करती हैं कि विल हैव देयर स्टॉक लिस्टेड ऑन मोर देन, वो करती क्या है कि अपने स्टॉक को जो है लिस्टेड कर देती हैं, लिस्ट में डाल देती हैं मोर देन, एक से ज़्यादा, मोर एक से ज़्यादा एक्सचेंज के अंदर डाल देती है इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब क्या करती हैं, अपने दूसरे देशों के लिए भी वो दूसरे देशों के लिए भी वो लोग क्या करते हैं कि स्टॉक की लिस्ट को डाल देते हैं। मतलब कुछ बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे भी कर रही हैं कि विल हैव देयर स्टॉक लिस्टेड ऑन, मतलब कि अपने स्टॉक को लिस्ट कर देती हैं दूसरे कंपनी के एक्सचेंज के लिए, मतलब ऑन मोर देन वन एक्सचेंज, एक से ज़्यादा एक्सचेंज के लिए वो लोग अपने स्टॉक को लिस्ट कर देते हैं कंपनी वाले खुद, जिससे कि दूसरे कंट्री के लोग अट्रैक्ट हो जाएं, दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर अट्रैक्ट होके उस पर जो है अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे। मतलब सिंपल है दोस्तों, अपने अपने कंपनी के अपने अपने स्टॉक होते हैं, अपने अपने शेयर होते हैं, बेसिकली स्टॉक कह लें आप लोग या फिर आप लोग शेयर कह लें, एक ही बात है। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं, तो ये कंपनी करती क्या है कि अपने बहुत सारे अपने कुछ अपने जो स्टॉक होते हैं लोगों के, जो शेयर होते हैं, वो ये लोग करते क्या हैं, उनको ये लोग एक से ज़्यादा एक्सचेंज में डाल देते हैं। मतलब एक्सचेंज मतलब क्या होता है, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़, ये होती है एक्सचेंज। ठीक है जी। तो एक्सचेंज में वो लोग डाल देते हैं, वो भी इसलिए जिससे दूसरे कंपनियों में, दूसरे देशों के लिए भी वो लोग इस चीज़ को डाल देते हैं, एक से ज़्यादा एक्सचेंज में डाल देते हैं, जिससे कि जो इन्वेस्टर होगा वो अट्रैक्ट हो जाए और आपका शेयर खरीदने की तरफ आ जाए। स्टॉक एक्सचेंज में ऑल्सो कवर अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी। इसके अंदर भी स्टॉक एक्सचेंज जो होता है आप लोगों का, वो दूसरे तरह की सिक्योरिटी को भी कवर कर रहा होता है, सच एज फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी होती है इसके अंदर, जिसको आप बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा लेस फ्रिक्वेंटली डेरिवेटिव्स विच आर मोर लाइकली टू बी ट्रेडेड, OTC। ठीक है जी। ट्रेड इन स्टॉक मार्केट मीन्स द ट्रांसफर। ट्रेड बेसिकली क्या है दोस्तों, ट्रेडिंग जो लोग कहते हैं कि ट्रेड, ट्रेड क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड का मतलब यह है कि मीन्स द ट्रांसफर या इन एक्सचेंज फॉर मनी, मतलब पैसे के बदले कुछ बदलना, एक्सचेंज करना। आप पैसा दोगे कंपनी में, आप पैसा लगाते हो। स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली ये है कि आपने कंपनी को पैसे दिए और कंपनी ने आपको उसके बदले में शेयर दे दिए। तो आपने शेयर के बदले एक्सचेंज करा ना, मतलब शेयर आपको मिल गए और आपने अपने अपने पैसे उस कंपनी को दिए, उस कंपनी ने आपको शेयर दे दिया। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, इसी को बोलते हैं। ठीक है जी। तो ट्रेड इज तो वही चीज़ है, ट्रेड जो होता है स्टॉक मार्केट में, मतलब ये होता है कि ट्रांसफ़र करना, मतलब इन एक्सचेंज फॉर मनी, मतलब कि पैसे के बदले में कुछ लेना, वो आपका हो जाता है ट्रेड ऑफ ए स्टॉक। ठीक है जी। और या फिर सिक्योरिटी फ्रॉम अ सेलर, मतलब बेचने वाले, सेलर मतलब बेचने वाला, टू अ बायर मतलब कि लेने वाला। तो एक स्टॉक या फिर सिक्योरिटी, तो मतलब वही हो गया कि यहाँ पर हम बदल रहे हैं एक स्टॉक को या सिक्योरिटी को या शेयर, सिक्योरिटी या स्टॉक को हम बदल रहे हैं, हम बायर और सेलर के बीच में। मतलब हम यहाँ पर कंपनी सेलर हो जाती है और इन्वेस्टर बायर हो जाता है, और स्टॉक मतलब शेयर हो जाता है, और मनी यहाँ पर आप देते हो और आपको शेयर मिल जाते हैं कंपनी के। तो ये हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज या फिर ट्रेडिंग, इसी को आप कह सकते हैं। दिस रिक्वायर दीज टू पार्टीज और टू एग्री ऑन अ प्राइस। तो इसमें आपको करना क्या होता है, आपको किसी एक प्राइस पर एग्री होना पड़ता है। यहाँ पर दो पार्टियां एग्री होती हैं, एक तो बेचने वाली मेनली कंपनी होती है, और एक कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है इन्वेस्टर के तौर पर, कोई कंपनी भी एक एज अ इन्वेस्टर हो सकती है। तो एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर खरीद रही होगी, तो बेसिकली दो कंपनी आपस में भी अगर एक दूसरे के शेयर अपने, मतलब एक दो कंपनी में से अगर दो कंपनी वाले लोग हैं और एक दूसरे में से किसी एक का कोई शेयर खरीदना चाह रहा है, तो दोनों को एक प्राइस पर एग्री होना होगा, उसके बाद ही वो लोग ये चीज़ कर पाएंगे। समझ रहे हैं। तो इक्विटी, अब इक्विटी की बात आ जाती है, तो इक्विटी मतलब हो जाता है स्टॉक या फिर शेयर्स कन्फेयर एंड ओनरशिप इंटरेस्ट। तो इक्विटी जो होता है वो होता है कन्फेयर एंड ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनी। मतलब एक कंपनी के लिए, एक कंपनी में ओनरशिप तो ले रहा है कोई,
ठीक है, किसी ने बोला कि मेरे को आपके कंपनी में इतना ओनरशिप चाहिए, लेकिन इक्विटी बेसिकली ये है कि इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनी, एक कंपनी के अंदर ओनरशिप लेना, मतलब मालिकी लेना, कि मैं आपकी कंपनी में इतने % ऑफ ओनर हो जाऊंगा इक्विटी के बाद। ठीक है जी। पार्टिसिपेट, अब मैं आपको बता दूं, पार्टिसिपेंट इन द स्टॉक मार्केट रेंज फ्रॉम स्मॉल इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टर टू लार्ज इन्वेस्टर। देखिए कुछ बड़े इन्वेस्टर भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि उन्हें रिस्क नहीं लेना होता, या ये मान लीजिए कि वो इतना प्रोफेशनल नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में जानते हैं इस चीज़ के बारे में, तो इसी वजह से वो बड़ी बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टिंग कर पाते हैं, तो वो लार्ज इन्वेस्टर कहलाते हैं। बेसिकली वो लोग लार्जर इन्वेस्टर, मतलब जो बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लार्जर इन्वेस्टर हो गए। तो पार्टिसिपेंट करना इन द स्टॉक मार्केट रेंज फ्रॉम, वो बड़ा, वो अलग अलग हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई छोटा इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टर हो सकता है और बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी हो सकता है। हु कैन बी बेस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं से भी हो सकता है पूरे दुनिया में, क्योंकि ऑनलाइन होता है ये शेयर मार्केट का, आपको पता होना चाहिए। एंड मे इंक्लूड बैंक, इसके अंदर बैंक भी आ सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आ सकती है, पेंशन फंड्स आ सकते हैं, हेज फंड आ सकता है। इसके अलावा देयर बाय और सेल ऑर्डर में बी एग्जीक्यूटेड ऑन देयर बिहाफ बाय द स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडर, और इनका जो बेचना और लेने का जो ऑर्डर होगा मे बी एग्जीक्यूटेड ऑन देयर बिहाफ बाय द स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडर। तो स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडर द्वारा ये सब बदला जा सकता है। तो कुछ ज़्यादा टर्म है नहीं, ये 2-4 टर्म है, लोगों को बहुत आसानी से समझ आना चाहिए कि कोई कंपनी है या कोई भी लोग हैं, वो अपना शेयर अपना मालिक की अपनी मालिकी में से कुछ % आपको बेच रहे हैं, उसके बदले आप पैसे दे रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ है। अब ये क्या है कि रेट कभी भी फिक्स नहीं होता। वो जो कंपनी आज आज आपको अपनी कंपनी के या अपनी अपनी किसी भी सेक्टर के अंदर कोई उसकी चीज़ है, उस पर अगर वो आपको 1% अपना जो है शेयर दे रही है किसी भी चीज़ का, और उसका उसका प्राइस अगर आज आज 1000 रुपये है, हो सकता है कि वो कल को 500 हो जाए, 300 हो जाए, 230 हो जाए, 230.23 हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो कल को डबल ट्रिपल भी हो जाए। तो ये कोई डिपेंड, ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, बस इसी पर ध्यान देना होता है लोगों को, जो कि डेली बेस पर लोग ध्यान दे रहे होते हैं इसी चीज़ पर। ठीक है, तो यही चीज़ आपकी हो जाएगी। आप देखेंगे ट्रेड, वही लिखा है कि ट्रेड इज स्टॉक, वही मैंने आपको कहाँ तक बताया था अभी। हाँ, हम यहाँ पर आ गए थे। देखिए सम एक्सचेंजेस आर फिजिकल लोकेशंस, कुछ एक्सचेंजेस ऐसे भी होते हैं जिनकी फिजिकल लोकेशंस होती है, वेयर ट्रांजैक्शन आर कैरिड आउट ऑन अ ट्रेडिंग फ्लोर बाय द मेथड नोन एज ओपन outcry. This method is used in some stock exchange and commodity exchange and involves traders shouting bid and offer price. shouting bid बेसिकली दोस्तों ये होता है कि आपको ऑफर प्राइस की, आप यहाँ पर फिजिकली भी हो सकता है। फिजिकल लोकेशन मतलब कि कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ पर लोग फिजिकली जाकर अपीयर होकर ये सब करते हैं, यही सब स्टॉक मार्केट वाली चीज़ कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, स्टॉक को खरीद रहे होते हैं। तो ये फिजिकली लोग अपीयर होकर भी ये चीज़ें कर रहे होते हैं काफ़ी बार। तो ये मेथड जो आप लोगों का है ना, इस मेथड को जो है ये यूज़ करते हैं सम स्टॉक एक्सचेंज के लिए, कॉमोडिटी एक्सचेंज के लिए, एंड इन्वॉल्व्स ट्रेडर्स शाउटिंग बिड एंड ऑफर प्राइस एंड ऑफर प्राइजेस। मैं आपको बता दूं दोस्तों, द अदर टाइप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स वेयर ट्रेडर्स आर मेड इलेक्ट्रॉनिकली। एन एग्जाम्पल ऑफ सच एक्सचेंज इज अ NASDAQ। ये आपको बता दूं, ये NASDAQ। ठीक है जी। तो ये नसडैक क्या है, बेसिकली नसडैक जो है आप लोगों का एक एग्जांपल है ये एक स्टॉक एक्सचेंज का। ये एक अदर टाइप का स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पर क्या होता है, हैज़ अ नेटवर्क, ये एक यहाँ पर होता है बेसिकली एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटरों का नेटवर्क है जहाँ पर ट्रेड्स करा जाता है, मेड बाय इलेक्ट्रॉनिकली होता है ये, इसको हम नसडैक कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से पोटेंशियल बायर बिड्स अ स्पेसिफिक प्राइस फॉर अ स्टॉक एंड पोटेंशियल सेलर आस्क अ स्पेसिफिक प्राइस फॉर अ सेम स्टॉक, और buying or selling at the market means you will accept any ask price or bid price for the stock। ठीक है जी। मतलब ये तो सिंबल मैं आपको बोल रहा हूँ उसी से समझ आ रहा होगा। वैसे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है व्हेन द बिड एंड आस्क प्राइस मैच, जब मान के चले आपने कोई प्राइस लगाया और जो आपसे प्राइस, जिस प्राइस में आपसे आपको बोला गया कि हम शेयर देंगे, तो वो आपको हमने बोला हम इतने रुपए में शेयर देंगे, और आपने अपनी तरफ से लगा दिया, एक अमाउंट लगा दिया, और जब वो दोनों मैच कर जाते हैं तब वो आपसे हो जाएगा। अब एक चीज़ और है, पोटेंशियल बायर बिड यही होता है। पोटेंशियल बायर बिड एक स्पेसिफिक प्राइस ऑफ शेयर ऑफ स्टॉक, मतलब क्या हो जाता है बेसिकली ये है कि आपको कोई कंपनी को कोई शेयर देना है और आपको लेना है।
ठीक है, आपको बिडिंग करनी है, आपको अमाउंट लगानी है कि भाई मैं 1% का शेयर इतने इतने अमाउंट में लूँगा। ठीक है, आपने बता दिया और कंपनी ने अपना रेट बता दिया, और जब आप दोनों फिर आपस में करते रहोगे ऐसे, और जब एक प्राइस मैच हो जाएगा तो उसके बाद अ सेल टेक प्लेस, उसके बाद फिर आपको वो सेल हो जाएगी, वहाँ पर आपको वो स्टॉक मिल जाएगा, और ऑन अ फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व बेसिस, मतलब कि जो पहले आएगा और उसको ही पहले मिलेगा। इफ़ देयर आर मल्टीपल बिडर एट अ गिवन प्राइस, अगर एक से ज़्यादा जो है लेने वाले लोग हैं उसी प्राइस पर, तो ऐसे इस चीज़ को इस तरीके से सॉल्व होता है। मतलब मान के चलो कोई किसी की चीज़ है, उसको उसे 1000 रुपये में बेचना है, और वो अगर लेने वाले 10 लोग हैं और 1000 रुपये में किसी को कोई चीज़ बेचनी है, लेकिन सबने बोला कि मैं इसको 1000 में नहीं लूँगा, मैं चलो मैं इसको 1000 में लेने को रेडी हूँ। 5 लोगों ने उसकी सेम अमाउंट पे रेडी होने को बोल दिया, बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं हम इसको 800 में लेंगे, कोई कह रहा है 900 में, कोई कह रहा है 500 में लेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से अमाउंट लग गई, सभी ने अपने अपने लगा दिए। अब लेकिन क्या है कि जब तक वो, अब उसको भी पता है, जिसको जो जो स्टॉक बेच रहा है उसको पता है कि मेरे को 1000 में बेचना है, और मेरे 1000 पर ये 5 लोग रेडी हैं, बाकी 5 नहीं है, तो बाकी 5 को तो भूल जाएगा। अब जो बाकी जो 5 बचे हैं वो पाँचों 1000 पर रेडी तो हैं, लेकिन उनमें से जो पहले आएगा, जो पहले बिडिंग कर देगा और पहले लेने को कह देगा, उसी पर रेडी हो जाएगा, तो उसको मिल जाएगा। ये एक तरीका होता है, अगर एक से ज़्यादा होंगे लोग, बिडर होंगे बेसिकली, उसका अमाउंट लगाकर खरीदने वाले होंगे स्टॉक को। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप देखोगे एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, बेसिकली NYSE इज़ अ फिजिकल एक्सचेंज, ये फिजिकल एक्सचेंज है, लोग वहाँ जाकर करते हैं इस चीज़ को। विद अ हाइब्रिड मार्केट फॉर प्लेसिंग ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम एनी लोकेशन एज वेल एज ऑन द ट्रेडिंग फ्लोर, ऑर्डर्स एग्जीक्यूटिंग ऑन द ट्रेडिंग फ्लोर एंटर बाय वे ऑफ एक्सचेंज मेंबर्स एंड फ्लो डाउन टू ए floor broker who submits the order electronically to the floor trading post for the designated market maker DMM for that stock to trade the order. The DMM jobs is to maintain a two-sided market making order to buy and sell the security when there are no other buyer or the seller. If a bid ask spread exist, अगर जो bid पूछी गई और वो फैल गई, spread exist, तो no trader immediately take place. In this case the DMM may use their own resource, money or stock to close the difference. Once a trader has been made, the deals are reported on the tape and sent back to the brokerage firm, which then notifies the investor who placed the order. Computers play an important role especially for program trading. देखिए अब यहाँ पर एक तरीके की और ट्रेडिंग है, प्रोग्राम ट्रेडिंग। प्रोग्राम ट्रेडिंग क्या है, बेसिकली बता दूँ, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, फिजिकली एक्सचेंज है वहाँ पर, मतलब फिजिकल एक्सचेंज होता है, वहाँ पर लोग जाकर करते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, ये एक हाइब्रिड मार्केट है फॉर प्लेसिंग ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी लोकेशन से कहीं पर भी, एज वेल एज द ऑन द ट्रेडिंग फ्लोर, और ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड ऑन द ट्रेडिंग फ्लोर, जो भी ट्रेडिंग फ्लोर पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, एंटर बाय द वे ऑफ एक्सचेंज मेंबर्स एंड फ्लो डाउन टू अ फ्लोर ब्रोकर। तो मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एक आपका होता है डिजाइनेटेड मार्केट मेकर के तरीके से होता है। यहाँ पर बेसिकली ये होता है, इस वाले एक्सचेंज में, इस वाले स्टॉक एक्सचेंज में ये होता है कि मान के चलो जिसने मांगे, जिसने जो अमाउंट में मांगा गया, ये तो फिजिकली हो रहा है ना, ये इंटरनेट पे नहीं है, इसके लिए कोई गया है ट्रेडिंग के लिए, वो वहाँ पर गया है स्टॉक खरीदने। तो ऐसे में आप देखोगे कि आपसे जो मांगा गया, आस्क जो आपसे मांगा गया, और बिड मतलब जो जिसने लगाई अमाउंट, मान के चलो ऐसा होता है कि ये चीज़ पता लग जाती है, बाहर सबको पता लग जाती है कि कितने अमाउंट का शेयर बेचने को कहा गया, और कितने अमाउंट में जो है कितने अमाउंट हम दे रहे हैं उसको लेने के लिए, और ये चीज़ लोगों को पता लग गई बाहर। तो फिर इसके अंदर क्या हो जाता है कि फिर ये ट्रेडिंग, ये स्टॉकिंग, ये स्टॉक मार्केट का जो ये आपका स्टॉक एक्सचेंज हो रहा होता है, ये वहीं रुक जाता है। मान के चलो आपसे किसी ने बोला कि मेरे को 1000 रुपये में ये वाला स्टॉक बेचना है, और आपने कह दिया कि मेरे को जो है ये 800 रुपये में लेना है, और ये चीज़ आपके मतलब बायर और सेलर के बीच में हो रही है, और बाहर किसी को पता लग गई, ये अगर स्प्रेड हो गई, और अगर ऐसा हो गया तो इसके अंदर क्या होगा कि फिर आपकी जो ट्रेड हो रही होगी, जो ट्रेडिंग चल रही होगी आप दोनों के बीच में, वो तुरंत के तुरंत जो है उसको जो है नो ट्रेड इमीडिएटली टेक प्लेस, फिर आपका ट्रेडिंग नहीं होगा, वहीं रुक जाएगा, इन केस अगर ऐसा हो जाता है तो ये क्योंकि ये आपकी फिजिकल एक्सचेंज हो रहा होता है, आप लोग वहाँ जाकर कर रहे होते हैं, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज होता है, इस जगह पर हो रहा होता है, ये उसके लिए है ये। ठीक है जी, तो समझ आ रहा होगा, मतलब यहाँ पर तरह तरह के इंटरनेट पर भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, और वैसे भी होते हैं, फिजिकली भी जाकर लोग अपीयर होकर भी स्टॉक एक्सचेंज कर रहे होते हैं बेसिकली।
स्टॉकों को खरीद रहे होते हैं और ये सब कर रहे होते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था, इसको हम प्रोग्राम ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है जी। क्योंकि इसमें कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फिर भी अगर लोगों को पता लग गया कि हमने कितने रुपयों में, कितने अमाउंट में हमने स्टॉक को बेचने को कहा और खरीदने वाले ने कितना अमाउंट लगाया, और ये दोनों ही चीज़ लोगों को पता लग गई, तो वहीं पर ट्रेडिंग रोक दी जाएगी, ठीक है जी। तो ये सब होता है। अब नस्डैक क्या है? नस्डैक एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है जहाँ पर क्या होता है, ऑल ऑफ द ट्रेडिंग इज, जहाँ पर सारी ट्रेडिंग डन होती है एक कंप्यूटर नेटवर्क पर। यहाँ ये प्रोसेस सिमिलर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही, लेकिन एक या एक से ज़्यादा नस्डैक मार्केट मेकर्स विल ऑलवेज प्रोवाइड अ बिड। यहाँ पर नस्डैक मार्केट मेकर जो होंगे वो एक या एक से ज़्यादा नस्डैक मार्केट मेकर जो हो सकते हैं वो विल ऑलवेज प्रोवाइड अ बिड, वो एक प्रोवाइड करेंगे बिड को। बिड मतलब अमाउंट है, बेसिकली किसी ने अमाउंट लगाना है किसी चीज़ को खरीदने के लिए। एंड आस्क द प्राइस, ठीक है जी। विल ऑलवेज प्रोवाइड अ बिड, वो एक प्रोवाइड कर सकते हैं बिड को। एंड आस्क कर सकते हैं प्राइस एट विच दे विल ऑलवेज परचेज और सेल देयर स्टॉक, जहाँ मतलब कि जिस अमाउंट पर वो अपना स्टॉक बेचना चाहें, परचेज करना मतलब सेल करना चाहें, बेसिकली बेचना चाहें वो अपना खुद का स्टॉक, उसके लिए वो लोग एक प्राइस लगा सकते हैं, ठीक है। और वो प्रोवाइड कर सकते हैं बिडिंग जैसी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए। तो ये भी एक नस्डैक वाला ये इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज होता है, लेकिन ये भी काम उसी तरीके से करता है जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कर रहा था। लेकिन नस्डैक में इसमें भी कंप्यूटर नेटवर्क इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। ये भी सारी ट्रेडिंग नस्डैक वाली भी कंप्यूटर पर ही हो रही है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये प्रोसेस उसके जैसा तो है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की तरह तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक या एक से ज़्यादा नस्डैक मार्केट मेकर जो है एक बिड का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा सकता है और अपना जो है एक प्राइस भी आस्क कर सकता है उनसे, जिस पर वो अपनी चीज़ों को बेचना चाहे या खरीदना चाहे स्टॉक को, ठीक है। तो वही चीज़ें रहती हैं। तो आप देखोगे तरह तरह के अपने अपने एरियाओं में अपने अपने तरीके से स्टॉक मार्केट होती है, मतलब कि आपके शेयर की बिक्री होती है, शेयरों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तो अपने अपने एरियाओं में अपने अपने तरीके से भी होता है, और ये इंटरनेट पर ऑनलाइन भी होता है। तो मतलब कहना यही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ही शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केटिंग होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ आई होगी। बाकी आप लोगों को यहाँ पर डिटेल्ड में जानना है तो आप ये सारे पॉइंट को, एक एक पॉइंट को यहाँ पर रीड कर करके हर एक के बारे में डिटेल में जान सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आपको ये सब समझ आ गया। मार्केट पार्टिसिपेंट कैसे, पार्टिसिपेंट कौन लोग होते हैं, जो बेसिकली कोई इंक्लूड इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर, कोई रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें आपका पार्टिसिपेट करके स्टॉक मार्केटिंग कर सकता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी हो सकता है जैसे, और कोई पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, ये सब वगैरह, ये सब लोग जा सकते हैं इसके अंदर और पार्टिसिपेट करके अपने शेयर को बेच सकते हैं, और कोई और लोग वहाँ जाकर खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। डेमोग्राफिक्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेशन मतलब मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट दो तरह से होती है, तो डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो होती है इन्वॉल्विंग ओनिंग शेयर्स इनडायरेक्टली, मतलब सच एज वाया म्यूचुअल फंड के द्वारा, या फिर एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ शेयर्स, ये सब होती है। डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ स्टॉक मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। बाय, आप देखोगे बाय इंडिविजुअल रोज स्लाइटली फ्रॉम 17.8% 1992 में था ये, और ये फिर 17.9% 2007 तक पहुंचा, विद अ मीडियन वैल्यू ऑफ दीज होल्डिंग राइजिंग फ्रॉम, ये डॉलर में अमाउंट लिखी हुई है तो आप देख सकते हैं। ये इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी बताया। देखिए अभी किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो दो तरह से हो सकती है, या तो वो डायरेक्टली कर सकता है, इनडायरेक्टली तरीके से भी कर सकता है। वो सारा कुछ इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, तो इसको आप रीड कर सकते हैं यहाँ पर। पार्टिसिपेशन बाय रेस एंड जेंडर है, और हिस्ट्री क्या रही है, बेसिकली स्टॉक मार्केट आया कैसे, ये शुरू कैसे हुआ, तो उसका इतिहास इन्होंने यहाँ दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, वो आप यहाँ से देख लें। फंक्शंस आपको मैंने बता दिए कैसे काम करता है, पर्पस मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। तो वही सब है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। Relation to the modern financial system, a transformation is a move electronic trading to replace human trading of listed securities. Behavior of stock prices, आप देख सकते हो किस तरीके से उनके प्राइसों में बदलाव आता है। स्टॉक का जो प्राइस होता है उसके बिहेवियर आप कैसे पता कर सकते हो, तो उसके बारे में उन्होंने बताया है। देखिए आपका अगर किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो बेसिकली चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वो क्या क्या कारण हो सकते हैं वो इन्होंने यहाँ बताया। यही सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण पूरे मार्केट में फ़र्क आता है, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस आ जाती हैं, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट्स,
स्टॉक्स इंटेलेक्चुअल कैपिटल डज नॉट अफेक्ट अ कंपनी स्टॉक्स करेंट अर्निंग्स। मतलब कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो होता है ना, वो चीज़ होती है बेसिकली जो कि जिसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कंपनी का स्टॉक का जो करेंटली अर्निंग चल रहा है वो कितना चल रहा है, उस पर उसका फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है द हार्ड एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस डज नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इवेंट्स सच एज द crash in 1987 when the Dow Jones Industrial Average plummeted to 22.6%, the largest even ever one day falls in the United States। ठीक है जी, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, मतलब मेनली ये सारे फैक्टर्स है जिसकी मदद से आप सारे समझ सकते हैं कि भाई अगर स्टॉक के प्राइस में बदलाव आ गया है, कल कुछ और था, परसों कुछ और हो गया, तो उसके कारण क्या क्या है, तो वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझे, ये सारे फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ही। अब इरेशनल बिहेवियर क्या हो सकता है स्टॉक का, वो आप यहाँ से समझे। क्रैशेस क्या क्या हो सकते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्रैशेस कब कब हुए थे मैं आपको बता दूँ, 1929 ईयर में हुआ, फिर 1987 में भी हुआ, और इस तरीके से आप देखोगे 2007 से 9 के बीच में, और 2020 में भी हुआ था। 2020 की अगर मैं बात करूँ करेंटली, तो आप देखोगे 2020 में क्या हुआ था कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था, वाज अ मेजर एंड सडन ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश दैट बिगेन ऑन, ये 20 फरवरी 2020 से लेकर ये आपके एंड ऑन 7 अप्रैल को जाकर, मतलब इन दिनों के बीच में जो है आपका स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गया था, गिर चुका था एकदम से। और आपको भी अब इसका कारण क्या है वो भी यहाँ लिखा है, दिस मार्केट क्रैश वाज ड्यू टू द सडन आउटब्रेक ऑफ द ग्लोबल पेंडेमिक। एक कोविड-19 वायरस आया, उसकी वजह से ये जो आपका स्टॉक था, स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा गिर गया था, एकदम से क्रैश हो लिया था एकदम, जो कि 20 फरवरी 2020 के समय से 7 अप्रैल तक। मतलब समझिए स्टॉक मार्केट तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर मिनट पर लोगों के, हर मिनट पर, हर 2-2 मिनट, हर सेकंड पर लोगों के लिए ज़रूरी होती है, और वही चीज़ पर इतना बड़ा क्रैश आ जाना कि वो 20 फरवरी 2020 से लेकर 7 अप्रैल 2020 तक, यानी करीबन ये कितना समय हो जाता है, करीबन 50 दिन का लगभग टाइम है ये, इतने समय तक क्रैश रहा स्टॉक मार्केट, समझ रहे हैं। The crash ended with a new deal that had a positive impact on the market। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया मार्केट पर, उसी डील के साथ ये फिर इसका जो है क्रैश एंड हुआ था। ठीक है, तो सब सर्किट ब्रेकर क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, तो वो भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स कैसा दिखता है, इंडेक्स बेसिकली कैसे आप पता करते हैं, तो वो आप यहाँ से देख लेंगे। इसको खोलकर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप टिक करोगे खुल जाएगा, मोस्टली ये सारी चीज़ें खुलकर दिख जाती हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर बताई गई हैं क्या क्या होती हैं इसके अंदर। शॉर्ट सेलिंग और मार्जिन बाइंग क्या होता है वो भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है इसके अंदर, तो उसके लिए भी इन्होंने बताया हुआ। तो देखिए कितनी सारे इन्होंने डिटेल में बताया, टैक्सेशन को लेकर और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और बाकी सारी चीज़ें भी इन्होंने क्लियर बताई हैं। और इन्होंने साथ में कह दिया कि ये वाले पॉइंटों को भी देखो, ये सब इसी स्टॉक मार्केट के अंदर के ही टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये रेफरेंसेस है कि बेसिकली ये डिटेल जो इस आर्टिकल में दिखी है आपको, ये कहाँ से प्रिपेयर करी विकीपीडिया ने, वो भी इन्होंने यहाँ बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फर्दर रीडिंग ये भी अगर चाहो तो रीड कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका टॉपिक हो गया है। मेनली अगर मैं इसका ब्रीफ निकालूँ कि स्टॉक मार्केट क्या है, किसी को समझना है, वैसे तो मैंने यहाँ बता दिया स्टॉक मार्केट क्या है आप लोगों का, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझना है तो मैं दोबारा से बताता हूँ क्या है। देखिए स्टॉक मार्केट ये है कि किसी कंपनी है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, कोई भी लोग हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और कोई सेकंड पर्सन यहाँ हो सकता है। ठीक है, अब ये सेकंड पर्सन ये भी कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी या कोई इंडिविजुअल, कोई सिंगल इंसान भी हो सकता है। अब क्या है, मान के चलो इस कंपनी को, इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, स्टॉक खरीदने हैं, तो ये खरीद सकती है, लेकिन सबसे पहले इसको इंटरनेट पर जाना होगा और जाकर चेक करना पड़ेगा कि इसका कितना जो है, इसका इस कंपनी का जो है स्टॉक प्राइस चल रहा है, वो उसको देखना पड़ेगा। उसको पता लगा कि इसका 1% का शेयर इतने रुपए का है। ठीक है, उसको पता लग गया। वैसे तो किसी बड़ी कंपनी का 1% शेयर खरीदना ही काफ़ी अमाउंट में जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप देखो ये गया तो इसने देखा कि 1% शेयर इस कंपनी का मान लो 1000 रुपये अभी, और इसको लगता है कि इसको खरीदना है, तो ये खरीद लेगा, जाएगा इंटरनेट पर, किसी भी भाई कोई भी ट्रेडिंग ऐप आप डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत से ऐसे ट्रेडिंग ऐप है जो फ्रीली इन्वेस्टमेंट करा के ट्रेडिंग वगैरह करवा देते हैं। ठीक है,
तो आप जाओगे तो आप यहाँ पर गए तो इसने करा क्या, इस कंपनी के किसी कोई इंसान है, इसने ऐसा करा कि इसने इस कंपनी का, इस वाले कंपनी का 1% शेयर खरीदा जो कि 1000 रुपये का है। ये इसने आज खरीद लिया, ठीक है जी, इस तरीके से खरीद लेगा। अब ये खरीद क्या रहा है, बेसिकली ये ओनरशिप खरीद रहा है। आप कहोगे इसने कौन सा सामान खरीदा, कौन सा ऑब्जेक्ट खरीदा, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं लिया, बेसिकली उसने उस कंपनी की ओनरशिप के अंदर परसेंटेज बाय करे हैं। मतलब मान के चलो कहीं, मतलब कल को ये कंपनी, ये जो जिसकी खुद की कंपनी है, उसकी खुद की कंपनी 1 करोड़ की थी ये, ठीक है, और उसने 1% शेयर बेचा, और 1% शेयर इस इंसान ने जाकर इस कंपनी का 1% शेयर ले लिया, और इस कंपनी ने बोला मैं 1000 रुपये में दे रहा हूँ अपना शेयर, 1% अपना शेयर दे रहा हूँ 1000 रुपये में, और इसने देखा, इसने ले लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो 1 करोड़ की ये कंपनी है ना अभी, तो 1 करोड़ में से अगर इसका 1%, इसने अगर 1% का शेयर लिया होगा, तो मतलब अगर 1 करोड़ का आप 1% निकालो, ठीक है जी, हाँ, तो आप देख सकते हो, तो फिर आ जाता है करीबन करीबन 1 लाख आ जाता है, ठीक है। तो 1 लाख, तो मतलब ये हो जाता है कि अब इसने 1% ओनरशिप ले ली इस कंपनी में 1000 रुपये में ही, मतलब इसने 1000 रुपये में इस कंपनी के अंदर 1% ओनरशिप ले ली, मतलब कि ये मालिक तो बन गया उस कंपनी के 1% का, ये तो इसको पक्का लग गया। इसका मतलब ये हो गया कि अभी कंपनी, इसको पता लगा कि ये कंपनी पूरी की पूरी 1 करोड़ की अभी चल रही है पूरे मार्केट में, तो मतलब करेंटली उस दिन ये 1000 रुपये का 1% का शेयर खरीदने के बाद ये इंसान जो है, इसका जो आप इसकी इसकी टोटल जो इसकी कमाई हो गई यहाँ से, वो ये हो गई कि आप मान सकते हैं कि इसकी 1 करोड़ में से 1 लाख, मतलब इसको 1 लाख रुपए का मालिक तो ये अकेला अकेला हो गया इस कंपनी में। अगर ये कंपनी 1 करोड़ की है तो 1 लाख रुपए इस अकेले के हो गए। लेकिन वो उस दिन ऐसा इससे ऐसा नहीं कर सकता कि वो कह दे कि मेरा तो 1% शेयर है तो मेरे को इतना ओनरशिप के हिसाब से अमाउंट दो, नहीं, अभी उसने शेयर खरीदा है बेसिकली, तो उसने इस तरीके से शेयर खरीदा है। तो इस तरीके से लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने कंपनी, जितनी जो भी कंपनी अपने अपने परसेंट वाइज शेयर बेचती है, जितने भी अमाउंट में बेच रही होगी पर डे में, उसका वो हर हर समय मिनट पर, हर मिनट में चेंज होता है, ठीक है। तो जिसको भी लेना होता है वो ले लेता है। अब मान के चलो अभी तो इसने ले लिया, अभी इसको पता है कि ये प्रॉफिट में है क्योंकि कंपनी 1 करोड़ की है और इसके पास 1% शेयर है, नहीं करीबन करीबन 1 लाख रुपए तक का ये ओनर है इस कंपनी में, इसको अभी ये पता है। लेकिन इसने खरीद तो लिया ये शेयर, ये देख रहा है 10 दिन बाद इसने देखा कि ये कंपनी की मार्केट वैल्यू गिर गई, मार्केट कैपिटलाइजेशन गिर गई, ये कंपनी जो है काफ़ी सारे ये अच्छी नहीं निकली कंपनी, इसका जो है उस तरीके का ग्रोथ नहीं हुआ कंपनी। अब देखिए कंपनियों की ग्रोथ हर हर दिन बढ़े ये ज़रूरी नहीं है, कंपनी की ग्रोथ कम भी होती है, बढ़ती है, हर समय चेंज होती रहती है, ठीक है। तो मान के चलो ये कंपनी की ग्रोथ कम होने लग गई, गिर गई, इस बंदे ने देखा कि 10 दिन बाद इसने देखा कि इसका शेयर वैल्यू अभी कितना चल रहा है, मतलब कि इसने जो इस कंपनी में अपना पैसा लगाया हुआ है, जो 1000 रुपये इसने देकर इस कंपनी का शेयर खरीदा, उस 1000 रुपये के बेस पर अभी तो इसके 1 लाख रुपये बन रखे हैं। लेकिन ये 10 दिन बाद जाके देखता है तो इसको पता लगता है कि इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 करोड़ से गिर गई है, और करीबन करीबन इसने देखा कि ये तो 40 लाख के करीब हो गई है। टोटल कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बता रहा हूँ, मान लो इतनी हो गई, मान लेते हैं कोई कोई कंपनी होती हैं कि एकदम से गिर भी जाती हैं, तो ये कंपनी इतनी गिर गई कि ये कंपनी अब टोटल 40 लाख के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पर अब खड़ी है 10 दिन बाद, जब इस बंदे ने शेयर खरीदा उसके 10 दिन बाद। तो समझिए, तो अब ये कंपनी तो 40 लाख के करीब हो चुकी है। तो इसका मतलब अगर ये बंदा अपने अब शेयर निकालने बैठेगा, तो अगर ये बंदा अपने शेयर अब निकालने बैठ जाए तो इसको पता लगेगा कि इसके अंदर ये यहाँ पर 40,000, देखिए यहाँ पर 40 लाख की तो टोटल कंपनी अब हो गई, तो जहाँ पर इसके पास पहले यहाँ पर 1 लाख रुपए थे, ठीक है, अब ये कंपनी 60% के करीब गिरी है एकदम से, 60% गिर गई। आप देखो 1 करोड़ के करीब थी ये कंपनी, एकदम से 40 लाख के करीब आ गई टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये कंपनी, तो करीबन करीबन ये 60% गिर गई। यानी ये हो गया कि ये बंदा जब 1 लाख प्रॉफिट में चल रहा था, 1 लाख प्रॉफिट में नहीं, ये 99,000 रुपीज़ प्रॉफिट में चल रहा था, 1000 रुपये लगाकर ये 99,000 रुपीज़ प्रॉफिट में ये बंदा चल रहा था, ठीक है जी, जब इसने शेयर खरीदा था। अब लेकिन 10 दिन बाद ये देख रहा है कि ये कंपनी तो ये कंपनी तो टोटल 60 लाख के करीब गिर गई है, बेसिकली ये 60% इसका इन्फ्लेशन आ गया, ये गिर गई। अब कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये कंपनी गिरकर पहुंच गई 40 लाख के करीब। तो अब इसने देखा कि ये कंपनी अभी 40 लाख के करीब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है, यानी इसके जो 1 लाख रुपए थे वो अब बदल कर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 40,000 रुपये, मतलब कि अभी ये बंदा अभी भी प्रॉफिट में ही है।
अभी भी देखोगे आप, ये देखिए कंपनी टोटल टोटल ऑल ओवर ये कंपनी तो गिर गई। कंपनी 1 करोड़ से 40 लाख पर आ गई, यानी 60 लाख के करीब गिर गई। तो करीबन अगर कंपनी का नुकसान होगा तो इस बंदे का भी तो नुकसान हुआ, क्योंकि ये बंदा भी तो ओनर है, उस कंपनी का मालिक है, उस कंपनी का 1% का भी मालिक है ये बंदा। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा भी नुकसान में गया। इसका भी नुकसान इतना हुआ कि इसके जहाँ 1 लाख रुपए बन रहे थे इस कंपनी में ओनरशिप के हिसाब से, अब इसके 40 हजार हो गए हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से मतलब शेयर मार्केट में बेसिकली ये है, शेयर खरीदने के बाद अगर कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है, जिस कंपनी का आपके पास शेयर है, तो इसका मतलब आपको भी फ़ायदा होता रहेगा होता रहेगा। लेकिन कंपनी नुकसान में जाएगी तो आपको भी नुकसान सहना पड़ेगा। ये एक चीज़ है। मान लो अब इसको पता लगा इसके 40 हजार है, लेकिन इसने देखा कि यार अभी भी मैं 40 हजार पर हूँ, मैंने 1 हजार रुपये लगा के 1% शेयर खरीदा था, 40 हजार पे हूँ, मैं अभी इसको 40 हजार रुपये अपने विड्रॉ नहीं करता हूँ। वो ऐसा कर सकता है बीच में ही, चाहे तो अपने शेयर अमाउंट को लेकर वापस अपना लेकर हट सकता है, ऐसा कर सकता है वो। ठीक है जी। और मान लो उसको नहीं करना है ऐसा, मान लो उसको लगता है कि नहीं मेरे को भी ऐसे ही इस कंपनी में रहना चाहिए, हो सकता है कि मेरे एकदम से जो है 40 हजार रुपये की बजाय ये एकदम से 4 करोड़ हो जाए। मान के चलो ये कंपनी जो है अभी 40 लाख पर है, ये कंपनी एकदम से 40 करोड़ पहुंच जाए, और 40 करोड़ पहुंच जाएगी, मान लो 400 करोड़ पहुंच जाए ये कंपनी 40 लाख से एकदम से, आने वाले 1-2 महीने में 40 लाख से 400 करोड़ पहुंच जाए कंपनी, ऐसा उस बंदे ने मान लिया। और अगर ऐसा हो जाता है तो उसको 40 हजार की बजाय वो 4 करोड़ का जो है उसके अंदर ओनर हो जाएगा उस रुपयों का, क्योंकि उसके पास 1% शेयर होगा। उसने ऐसा सोचा, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर दोबारा कंपनी फिर दोबारा गिर गई, तो फिर उस बंदे का फिर नुकसान हो जाएगा। तो इसके चलते कंपनी का भी नुकसान हो रहा है, इन्वेस्टरों का भी नुकसान होगा। कंपनी फ़ायदे में तो आप भी फ़ायदे में, कंपनी नुकसान में तो आप भी नुकसान में। तो इसीलिए दोस्तों करते क्या है ना, मोस्ट ऑफ द लोग यही करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं कि वो लोग अपना शेयर मार्केट में पैसा लगाया और उसके बाद उनका जो भी प्रॉफिट वहाँ से निकला उस प्रॉफिट को वो लोग ले लेते हैं। बेसिकली वो लोग 2-3 बार के इन्फ्लेशन को देख लेते हैं, देखते हैं भाई पूरा ग्राफ समझ लेते हैं, उनको दिखता है हाँ ये कंपनी आगे अभी ग्रो करेगी, तो वो अपने रुपये को वहीं छोड़े रखते हैं। उनको लगता है नहीं, यहाँ पर लगता नहीं है ये कंपनी आगे और बढ़ सकती है, ग्रो कर सकती है, तो वो क्या करते हैं अपनी अमाउंट को, अपनी जो उनका उनका जो भी शेयर के हिसाब से ओनरशिप होता है उतना अमाउंट वो वापस ले लेते हैं। तो इस तरीके से होता है। ठीक है जी। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली फ़ायदा ये है दोस्तों, फ़ायदा ये है कि अगर किसी ने भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और उसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हो गया, स्टॉक मार्केट में किसी ने पैसा लगाया और उसके पास काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हो गया, बेनिफिट हो गया, तो उस अमाउंट से वो खुद की नई कंपनियां खोल सकता है, नई चीज़ें कर सकता है। ठीक है जी, ये सब चीज़ें कर सकता है। नुकसान हो गया तो नुकसान वाले लोग ज़्यादा निकल जाते हैं, नुकसान जो जिन लोगों को शेयर मार्केट नुकसान में पहुंचाती है, फिर वो लोग भी सोचते हैं कि फिर अब तो नहीं जाना इन्वेस्टिंग के साथ, क्योंकि इतना तगड़ा नुकसान हो गया हमारा, अब हम नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट, उन्हें भी लगता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा कंपनियों को होता है, क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं, कंपनी एक बार में दूसरी कंपनियों के शेयरों को खरीदती हैं बड़े बड़े अमाउंट में, जिससे कि वो लोग देखकर समझते हैं कि भाई कौन सी कंपनी बढ़ेगी, उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो उनको एक बार में बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में फ़ायदा होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, लोगों को शेयर मार्केट में अगर लोग कम परसेंटेज में, कम कम पैसों में शेयर लेंगे, कम परसेंटेज ऑफ शेयर लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनका बेनिफिट कम ही होगा। अगर वो ज़्यादा शेयर खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अगर कंपनी ग्रो हो गई तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर कंपनी गिर गई ना तो नुकसान भी सबसे ज़्यादा उनको भी होगा जिन लोगों ने ज़्यादा शेयर खरीदे हैं उस कंपनी के। तो इसीलिए रिस्की तो है, लेकिन इसके लिए आप लोग काफ़ी सारे फैक्टर्स को देखें, इकोनॉमिक फैक्टर भी इसके अंदर डिपेंड करता है। ठीक है, सोशल फैक्टर डिपेंड करता है, पॉलिटिक्स भी इसके अंदर डिपेंड करती है। पॉलिटिक्स कैसे डिपेंड करती है? पॉलिटिक्स ऐसे डिपेंड करती है, पॉलिटिकली एरिया वाइज भी कंपनियों के अंदर बढ़ाव चढ़ाव देखे जाते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एरिया वाइज भी इसके अंदर डिपेंड करती हैं। बाकी तो आप समझ सकते हो डिटेल में स्टॉक मार्केट के बारे में, मैंने तो आपको यहाँ से बार बार से आइडिया दे ही दिया है कि कोई कोई इंडिविजुअल जाएगा किसी कंपनी का या किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ परसेंट ऑफ शेयर खरीदेगा और उसके बदले उसको पैसा देगा, और उसके बाद वो भी ओनर हो जाएगा। कल को हो सकता है कि वो उसका पैसा डूब जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो ग्रो हो जाए। तो उसको इस चीज़ में ध्यान से खेलना होता है, ध्यान से चलना होता है। ठीक है जी।
तो बहुत आसान सा है दोस्तों, बेसिकली बायर और सेलर है, कोई कुछ बेच रहा है, आप खरीद रहे हो, लेकिन इतना याद रखें किसी की कोई चीज़ बिक रही है यहाँ पे और आप उसको खरीद रहे हैं, इतना याद रखें कि वो बेचने वाला उस अमाउंट को सेम नहीं रख रहा है, वो अमाउंट को बदल दे रहा है, और उसका अमाउंट जो वो आज अपनी चीज़ को 10 रुपये में बेच रहा था वो कल को 100 में भी बेच सकता है, 200 में भी बेच सकता है, हो सकता है वो 3 रुपये 4 रुपये में भी बेच सकता है जिसको वो आज 10 रुपये में बेच रहा है। लेकिन फ़र्क ये है कि वो ये रुपये खुद डिसाइड नहीं कर रहा है, ये रुपये उसके परफॉर्मेंस पे डिसाइड हो रहे हैं कि वो पूरे दुनिया भर में किस तरीके से अपने आप को बढ़ा रहा है, अपनी कंपनी को बढ़ा रहा है। सपोज मान के चलो वो कंपनी को अच्छे अच्छे तरीके से नहीं बढ़ा पा रहा, लोगों के बीच में वो उस तरीके से नहीं पहुंच पा रहा, ग्रो नहीं कर पा रहा उस कंपनी को ले जाकर, उस कंपनी की चीज़ों को लेकर वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका शेयर गिर जाएगा। उसका शेयर गिरेगा इसका मतलब साफ सी बात है कि आप उसका शेयर खरीदने जाओगे तो आप भी नुकसान में जाओगे, तो इसलिए आप उसका शेयर नहीं खरीदोगे। तो इसीलिए ऐसी कंपनियों का शेयर लोग खरीदते हैं जो ग्रो में जा रही होती है और काफ़ी समय से जा रही होती है, 10-10 सालों तक, 20-20 सालों से वो ग्रो में ही चल रही होती है, ऐसे में वो लोग जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई भी कंपनी हो सकता है 4 घंटे बाद वो गिर जाए, 3 घंटे बाद फिर उठ जाए, ये सब होता रहता है। मतलब यहाँ पर क्या है, किसी भी बेचने वाले के जो बेचने वाले कोई भी कुछ बेच रहा है ना यहाँ पर अपने शेयर, उसकी अमाउंट फिक्स नहीं है, किसी उस चीज़ की अमाउंट, उस कंपनी के ओनरशिप के परसेंटेज की अमाउंट, शेयर्स की अमाउंट फिक्स नहीं होती, वो बदलती ही रहती है, और वो खुद नहीं डिसाइड करता, वो मार्केट डिसाइड करती है, और मार्केट डिसाइड कर रही है उसके परफॉर्मेंस पर, जिस तरीके से वो अपनी कंपनी को चला रहा है पूरे दुनिया भर में, जिस तरीके से वो अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहा है उस तरीके से। ठीक है जी, यही सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। बस यही है, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाते हो तो स्टॉक मार्केट आपको अच्छे से आ जाता है और आप इसके अंदर वर्क कर सकते हो। ठीक है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी की कंपनी होगी तभी वो स्टॉक खरीद सकता है, कोई भी, कोई अकेला इंसान भी इसको खरीद सकता है, बेच सकता है, सब कर सकता है। अपने आप को रजिस्टर कराए, सिंपल सी बात है, अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करा ले स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके बाद वो भी ये सब करता रहे, तो कोई इसमें रोकने वाला किसी को है नहीं, और हर कोई कर सकता है इसके अंदर, दुनिया में किसी भी स्थान से कर सकता है, ऑनलाइन में भी कर सकता है, ऑफलाइन में फिजिकली कहीं जाकर भी कर सकता है, जहाँ पर भी ये सब होता है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ जगहें दिखाई भी थी, तो यही है स्टॉक मार्केट, और इसके अंदर कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी स्टॉक मार्केट के बारे में। फिर भी कोई रह जाए ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ आता है, फिर भी आप कमेंट में उसको बता सकते हैं। चलिए, मिल रहे हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।